हेलो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्नैक बाइट के ऊपर। सारा डिस्कशन करने वाले हैं स्नैक बाइट के कारण क्या हो सकते हैं, लक्षण क्या हो सकते हैं, उसका फुली ट्रीटमेंट क्या होता है दोस्तों, सारा चीज़ डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों भारत में लगभग 270 से अधिक प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। उनमें से दोस्तों लगभग दोस्तों 50 जो सांप हैं दोस्तों वो क्या है दोस्तों, जहरीले हैं। और इनमें से लगभग 15 प्रजाति के जो दोस्तों सांप हैं वो बहुत ज़्यादा जहरीले हैं दोस्तों। इन जहरीले सांपों को काटने से आप भी जानते हैं कि क्या हो जाती है, कभी कभी मौत भी हो जाती है अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है सही तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे होता है हमारा किंग कोबरा होता है जो ब्लैक कलर का होता है, और करैत, रसल वाइपर आदि दोस्तों बहुत ही जहरीले सांप होते हैं जिनके काटने से पेशेंट की अक्सर मौत हो जाया करती है। तो दोस्तों ये कुछ जहरीले सांप हैं। तो जैसा कि आप भी जानते हैं कि कुछ सांप जहरीले होते हैं, कुछ सांप जहरीले नहीं होते हैं। जो जहरीले सांप होते हैं उनमें जो जहर होता है वो वेनम होता है, ठीक है ना। वेनम को जहर बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में। तो दोस्तों जिन सांप के अंदर जहर होता है उनको वेनिमस स्नैक बोलते हैं, और जिन सांप के अंदर जहर नहीं होता है उनको नॉन वेनिमस स्नैक बोलते हैं दोस्तों। तो मैं आपको कुछ विशेष पहचान बताऊंगा जिसकी सहायता से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा सांप जहरीला है, कौन सा सांप जहरीला नहीं है दोस्तों। हालांकि आपको कभी भी सांप जब चाटता है ना, किसी को भी काटता है, तो वहाँ पे हम सांप से बिल्कुल छेड़ाछाड़ी बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है ना। और उसको पकड़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे, नहीं तो वो वैसे ही खुर्राया रहता है और आपको भी काट सकता है। तो दोस्तों उस पर छेड़ाछाड़ी बिल्कुल नहीं करेंगे दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वेनमस स्नैक होता है, ये दो उसके क्या बने हुए हैं, पंक्चर बने हुए, निशान बने हुए हैं उसके बाइट करने के, काटने के उसके। तो दोस्तों कुछ ऐसे निशान बन जाते हैं वेनमस स्नैक के काटने से दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ इसकी पूरी कंडीशन क्या कैसा रहती है। ये जैसे हमारे पास दोस्तों ये क्या है, सांप है हमारे पास, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारे पास क्या है दोस्तों, सांप है। अब दोस्तों यहाँ पे है दोस्तों कंप्रेसर मसल, क्या है दोस्तों, कंप्रेसर मसल, जो रेड कलर से यहाँ पे दिखाई गई हैं दोस्तों। जब सांप किसी की बाइट करेगा तो जो ये कंप्रेसर मसल होती हैं ये सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ने के कारण दोस्तों क्या हो जाती है, सिकुड़ने के कारण दोस्तों क्या हो जाता है, यहाँ से जो अपना वेनम होता है, जहर होता है, यहाँ से आता है और दांत के थ्रू व्यक्ति की बॉडी में प्रवेश कर जाता है और ये ब्लड वेसल के थ्रू संपूर्ण शरीर में फैल जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये कुछ इसका मैकेनिज्म है कि क्या कैसा इसमें सांप का जहर क्या कैसे होके अंदर जाता है बॉडी के दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए आप, जो वेनमस स्नेक की कुछ विशेष पहचान है दोस्तों। माउथ का जो शेप होता है दोस्तों, ट्रायंगुलर शेप होता है, कुछ इस तरफ का शेप आपको दिखेगा, त्रिभुजाकार शेप उसके माउथ का दिखेगा, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे इसका है, यहाँ पे देखिए ये इसका कुछ त्रिभुजाकार शेप है, ठीक है ना दोस्तों। जो बैक साइड के जो स्केल्स होंगे वो रेगुलर होंगे, क्या होंगे दोस्तों, रेगुलर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल रेगुलर स्केल्स है। तो ये कुछ विशेष पहचान है दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो आई है इलिप्टिकल होगी, यानी राउंड ना होकर ये इलिप्टिकल मिलेगी आपको, कुछ इस प्रकार से मिलेगी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हैं, और स्केल्स जो होंगे दोस्तों, जो आपकी इनकी स्किन के ऊपर स्केल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे इसमें देखिए छोटे छोटे इसमें दिखाए गए हैं। तो ये वेनमस स्नैक है, ठीक है ना दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों हम नॉन वेनमस स्नैक की तरफ, ठीक है ना दोस्तों। जो नॉन वेनमस स्नैक होता है उसका जो माउथ का जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर शेप का नहीं होता, ठीक है ना, थोड़ा ये गोल सा शेप का होता है, ठीक है ना दोस्तों, गोल से शेप का होता है, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों उसकी बैक साइड मैंने जो अभी आपको दिखाई थी उसमें जो स्केल्स होते हैं वो रेगुलर नहीं होते, कहीं जगह रेगुलर होते हैं, कहीं जगह रेगुलर नहीं होते, कुछ ऐसी तरफ के दिखने लगते हैं। तो दोस्तों ये रेगुलर इसके स्केल्स नहीं होते बैक साइड पे, कुछ विशेष पहचान है दोस्तों। ये दोस्तों जो आई होती है उसकी जो आई होती है राउंड होती है, ठीक है ना।
तो राउंड होती है तो वो क्या हो जाते हैं, नॉन वेनमस स्नेक। और जो दोस्तों स्केल्स होंगे बॉडी की स्किन पर, जो स्केल्स होंगे वो काफ़ी आपको बड़े बड़े देखने को मिलेंगे, काफ़ी बड़े बड़े, तो वो नॉन वेनमस स्नेक की पहचान है। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों अब हम कारण की बात करेंगे कि स्नेक बाइट के कारण क्या हो सकते हैं, क्यों काटता है स्नेक। दोस्तों जो वेनमस स्नेक बाइट होता है, जैसे कोबरा, करेत, रसेल, वाइपर हो गया, सॉ स्केल्ड वाइपर हो गया, दोस्तों ये जो सांप होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं दोस्तों, सांप जहरीले होते हैं। ठीक है ना। और इनके काटने से न्यूरोटॉक्सिक यानी जो नर्वस सिस्टम को पूरा पूरा टॉक्सिक कर देता है, उसको इफेक्ट करता है, वो न्यूरोटॉक्सिक वेनम कहलाता है। और हीमेटोटॉक्सिक यानी जो हीमो वर्ड किसके लिए दोस्तों लागू होता है, ब्लड के लिए लागू होता है। तो जो ब्लड को टॉक्सिक बनाएगा, ब्लड को इफेक्ट करेगा, जो हीमोग्लोबिन को डिस्ट्रॉय करेगा, है ना, आरबीसी को भी खतरा पहुंचाएगा, तो वो हीमोटोटॉक्सिक वेनम होता है। साइटोटॉक्सिक वेनम भी प्रतिक्रियाएं इसमें हो सकती हैं इनके काटने से। दोस्तों जो नॉन वेनमस स्नेक होता है, इनके काटने से सिर्फ मोड़ी चोट आ सकती है, माने केवल पंचर देखने को आपको मिल सकते हैं। जैसे अपन किसी की स्किन में छेद कर देते हैं ना, तो वैसा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो मैंने आपको पहले बताया था, वो जो 2 पंक्चर है, वो वैसे देखने को आपको इसमें नॉन वेनमस के केस में नहीं मिलेंगे, बिना जहरीले सांप में नहीं मिलेंगे। लेकिन इसमें कोई भी विष न होने के कारण जीवन का खतरा नहीं होता है। दोस्तों आप क्या जानते हैं, जैसे हमने बच्चा कोई शरारत करता है तो हम उसको मारने का माने एक्टिंग करते हैं, हाथ दिखाते हैं कि हाँ मार रहे हैं, एक ऐसे कुछ मतलब डंडा ही दिखा देते हैं उसको कि डर जाए वो। तो दोस्तों ऐसे नॉन वेनमस स्नेक होते हैं, उनके अंदर भले विष नहीं होता, लेकिन वो मिमिक करते हैं, यानी एक्टिंग करते हैं, और वो एक्टिंग करके वो डराते हैं आपको भी, माने डराते हैं कि उनसे कोई छेड़ाछाड़ी ना करें आप। तो दोस्तों इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं कुछ, कि गांव जंगलों में दोस्तों आप जैसे देखते होंगे, खेतों में जो काम करने वाले लोग हैं, तो उनको में सांप काटने की जो चांस होते हैं ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बिल वगैरह में सांप छिपे होते हैं। कभी कभी अपन गर्मियों के दिनों में गांव के लोग, है ना, कोई भी लोग खेतों में भी नीचे सो जाते हैं, तो नीचे सोने में भी देखते हैं सोते सोते सांप काट के निकल जाता है ना। तो ये कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं। दोस्तों एक्सीडेंटल एनकाउंटर में अचानक सांप पर जैसे पैर रख गए, और पैर रखने के कारण दोस्तों क्या होगा, अब पैर रख, वो अपने बचाव के लिए क्या करेगा, अब आपको बाइट कर देगा। उसके पास तो एक ही चीज़ है, बाइट करना। ठीक है ना दोस्तों, केवल काटना। तो अगर पैर रख गए तो आपको काट सकता है वो। कहीं अगर उनके रहने की जगह पर अगर आप प्रवेश कर जाते हैं तो वहाँ पे काटने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिसके कारण सांप क्या करता है, काटता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे सांप जो काटता है उसके क्या क्या महत्वपूर्ण लक्षण हो सकते हैं दोस्तों, तो ये पूरा चीज़ हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों जो काटने के स्थान पर दर्द हो सकता है, ठीक है ना दोस्तों, सूजन हो सकती है दोस्तों, और पलकें का स्थिर हो जाना, जो आँख की पलकें होते हैं दोस्तों वो स्थिर हो जाना, है ना, जो अंदर का जो आपका जो आइस का मूवमेंट होता है वो भी स्थिर हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, आप पलकें नहीं झपका पाते कई लोग। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण लक्षण है इसके। ब्लीडिंग और ब्लिस्टर्स, दोस्तों हेमेटोटॉक्सिक जहर के कारण वुंड यानी कि घाव से खून आ जाता है ना, और फफोले बन जाते हैं। ब्लिस्टर्स यानी वो होता है फफोले बनना। तो हेमेटोटॉक्सिक जो जहर होता है उसके कारण दोस्तों ये होता है कि हमारे जो घाव होता है उससे खून बहने लगता है और फफोले बन जाते हैं। जैसे जब हम जल जाते हैं तो फफोले बन जाते हैं ना, वैसे ही फफोले बन जाते हैं। दोस्तों सांस लेने में क्या हो जाती है, दिक्कत होने लगती है। नोजिया और वोमिटिंग, क्या होता है दोस्तों कि जहर का असर जब पेट पर पड़ता है तो उसकी वजह से हमको नोजिया यानी कि घबराहट, मतली, और वोमिटिंग यानी कि हमको उल्टी की कंडीशन हमको देखने को मिल जाती है। दोस्तों बुखार और पसीना आना, दोस्तों क्या होता है कि आरबीसी हमारी क्या में जो हीमोग्लोबिन होते हैं जब वो टूटते हैं आरबीसी, है ना, तो वहाँ से क्या होता है दोस्तों कि बुखार आने लगता है, और पसीना का आना, और पसीना भी आने लगता है। ठीक है ना दोस्तों, मसल वीकनेस, मसल कमज़ोर पड़ जाते हैं, और शरीर न्यूरोटॉक्सिक जहर के असर के कारण दोस्तों शरीर एकदम से पूरा सुन्न हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, यानी कि शरीर में कोई भी मूवमेंट नहीं देखने को मिलता। ठीक है ना दोस्तों, तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं जो सांप काटने पर हमको देखने को मिल सकते हैं।
दोस्तों अब हम बात करेंगे टेस्ट के बारे में कि जब सांप काटता है हम तो हमको कौन कौन से टेस्ट करवा लेना चाहिए। दोस्तों फिजिकल एग्जामिनेशन, पहली बात है फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि काटने के स्थान की सूजन, ठीक है ना, वहाँ की लालिमा और विष के लक्षणों का परीक्षण या फिर आकलन करने के लिए हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन यानी कि शारीरिक परीक्षण करना आवश्यक होता है। ब्लड क्लॉटिंग टाइम, दोस्तों जब सांप काटता है तो उसके जो जहर के कारण हमारा जो ब्लड होता है वो जल्दी दोस्तों जमने का प्रोसेस क्या हो रहा होता है कि लगभग 5 से 7 मिनट 10 मिनट में जम जाता है। लेकिन दोस्तों जब सांप काटता है तो ब्लड जो होता है दोस्तों हमारा जमता नहीं, और नहीं जमता दोस्तों तो अगर कहीं पे घाव हो जाता है तो बहता ही रहता है खून, है ना। तो ब्लड क्लॉटिंग टाइम हमको ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि विषैले सांप के काटने के कारण रक्त जमने की जो क्षमता होती है दोस्तों वो कम हो जाती है, जिससे क्लॉटिंग टेस्ट से जाना जा सकता है। दोस्तों आप देखिए हमारा नेक्स्ट टेस्ट है सीरम इलेक्ट्रोलाइट। दोस्तों जो सीरम इलेक्ट्रोलाइट होता है ये दोस्तों विष का असर शरीर के इलेक्ट्रोलाइट संतुलन पर पड़ सकता है ना। तो विष का जो असर होता है दोस्तों, जो जहर का असर होता है इलेक्ट्रोलाइट्स पर इसका असर पड़ सकता है। तो जिसको भी जांचना हमारे लिए क्या है दोस्तों आवश्यक है। दोस्तों ईसीजी करवा लेना चाहिए, दिल की धड़कन और गतिविधियों पर विष का असर देखने के लिए इसका हमको क्या करवा लेना चाहिए, ईसीजी करवा लेना चाहिए। और दोस्तों आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, इसमें दोस्तों रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर की जांच और खासकर श्वसन तंत्र से प्रभावित होने पर इसका दोस्तों ये हमारा ब्लड गैस एनालिसिस टेस्ट करवाया जाता है। तो दोस्तों कुछ ये महत्वपूर्ण टेस्ट हैं जो सांप के काटने पर कराना आवश्यक है ताकि हमको उसके विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि सांप काटने पर कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाए। दोस्तों मैं फुली ट्रीटमेंट बताऊंगा, आपको कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों फर्स्ट एड जो कि हमको इमीडिएटली करना है ट्रीटमेंट आफ्टर स्नेक बाइट, यानी सांप के काटने के बाद क्या करना है, तुरंत बाद। तो दोस्तों हमको क्या करना है, क्या एक्शन लेना है दोस्तों, सुनिए बहुत ध्यान से। हमको क्या करना है दोस्तों कि जो इमोबिलाइज कर देना है अफेक्टेड लिम्ब को, ठीक है ना दोस्तों। हिलाना डुलाना एक भी नहीं है, जहाँ पे भी सांप काटेगा वहाँ पे हिलाना डुलाना एक भी कुछ नहीं, ठीक है ना दोस्तों। इसको साइडली क्या करना है दोस्तों, बिलो द लेवल ऑफ द हार्ट, यानी कि जहाँ पे काटा है उसको उस हिस्से को हार्ट के नीचे रखना है, ताकि दोस्तों वो हार्ट के नीचे रहेगा वो हिस्सा, तो जल्दी जल्दी हमारे शरीर में दोस्तों ब्लड के साथ विष हमारे पूरे शरीर में नहीं फैल पाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। दोस्तों कभी भी जब घाव हो जाता है सांप के काटने पर तो उसमें कभी भी कोई भी कट नहीं लगाना है, उसमें कोई भी बर्फ़ नहीं लगाना है और उसको सक करने की कोशिश नहीं करना है, यानी चूसने की कोशिश नहीं करना है कि चूस कर हम उसको बाहर निकाल दें। दोस्तों वो आपके अंदर भी जा सकता है और आपको भी इफ़ेक्ट कर सकता है। दोस्तों उसके बाद क्या करना है, आपको तुरंत ही एम्बुलेंस को बुलवाना है, एम्बुलेंस को, ठीक है ना दोस्तों। उसमें पेशेंट को तुरंत लाद कर ले जाना है, कहाँ, हॉस्पिटल ले जाना है, ठीक है ना दोस्तों। एक भी देरी नहीं करना है क्योंकि ये फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है, और फिर जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ सारा चीज़ डॉक्टर कर लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब समझिए दोस्तों उसके बाद क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी वेनम फॉर वेनमस स्नेक बाइट, यानी कि आपको एंटी वेनम देना है किसके लिए, वेनमस स्नेक बाइट के लिए। दोस्तों पॉलीवेलेंट स्नेक एंटी वेनम होता है दोस्तों, जो कई ब्रांड नेम से आता है, भारत सीरम, VINS बायो प्रोडक्ट्स, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों इसकी जो इनिशियल डोज है वो 10 है ना वायर्स एडमिनिस्टर करना है IV आपको, ठीक है ना दोस्तों। और ये दोस्तों हमारा जो इसका डोज है उसकी पेशेंट की क्लिनिकल रिस्पॉन्स यानी कि उसकी स्थिति पर हमारे को हम डिसाइड करते हैं कि उसको कितना देना है, NS में देना है ना, कितना देना है उसको NS में, या फिर ऐसे ही लगाना है तो कितना उसको देना है, ये पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है दोस्तों। आमतौर पर 5 ml इसको दिया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमारा कुछ एंटी वेनम का ये पूरा डोज हमने आपको बताया।
दोस्तों पैरासीटामोल, आप सोच रहे होंगे कि पैरासीटामोल क्यों दे रहे हैं। दोस्तों क्या होता है, कभी कभी बुखार आ जाती है और दर्द भी रहता है, तो पैरासीटामोल ये दोनों चीज़ ठीक कर देगा। दोस्तों क्या होता है कि जब हम एंटीवेनम देते हैं तो पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, तो उसको दूर करने के लिए दोस्तों इपिनेफ्रिन देते हैं। इपिनेफ्रिन दोस्तों सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के लिए देंगे, ठीक है ना दोस्तों। अगर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन नहीं हो रही है, अगर मॉडरेट हो रही है यानी कि ज़्यादा नहीं हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पे हम डाइफेनहाइड्रामिन इसको हम यहाँ पे देंगे। मतलब कि मॉडरेट माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन है, तब इसको हम डाइफेनहाइड्रामाइन देंगे, ठीक है ना दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो पैरासीटामोल है इसमें दोस्तों हमको अवॉइड NSAIDs यानी कि हमको नॉन स्टेरॉइडल दवाओं को सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, अवॉइड करना है। और क्या है कि इससे क्या होता है, ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। वेनम के काटने से जो ब्लीडिंग का खतरा है वो बढ़ जाता है इसको देने से। दोस्तों अब देखते हैं हम अगला ट्रीटमेंट इसका क्या है अगला। दोस्तों अब इसके बाद हमको क्या करना है कि फॉर कोआगुलोपैथी यानी कि मतलब होता है दोस्तों इफ ब्लड क्लॉटिंग इशू अराइज, यानी कि ब्लड जम नहीं रहा है, तो ब्लड तो जमाना आवश्यक है ना, जमना चाहिए, नहीं तो बहता ही जाएगा तो पेशेंट की मृत्यु हो जाएगी। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देना पड़ता है, ठीक है ना दोस्तों। इसका डोजेज जो है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन क्लिनिकल असेसमेंट टू ट्रीट कोआगुलोपैथी कॉज्ड बाय हेमेटोटॉक्सिक वेनम। तो दोस्तों वो कंडीशन पर डिपेंड करता है ना। अगर वो हेमेटोटॉक्सिक वेनम के कारण ये शिकायत आती है तो हम उसको फिर FFP यानी कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का हम क्या करेंगे दोस्तों, दिया जाएगा उसको फॉर कोआगुलोपैथी यानी इफ ब्लड क्लॉटिंग इशू अराइज, यानी कि ब्लड हमारा जम नहीं रहा है, तब इस केस में फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दिया जाएगा। दोस्तों सपोर्टिव केयर के लिए इंट्रामस्कुलर फ्लूइड मैंने आपको जैसे बताया कि इसको एंटीवेनम इसके अंदर इंजेक्ट करके उसको पेशेंट को दिया जा सकता है, या फिर बिना NS की सहायता से भी इसको दिया जा सकता है एंटीवेनम को। तो दोस्तों एक प्रकार का सपोर्टिव केयर की तरह हमारा ये नॉर्मल सलाइन काम करता है। दोस्तों अगर पेशेंट को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन उसको थेरेपी दे देंगे, ठीक है ना दोस्तों। मैकेनिकल वेंटिलेशन दोस्तों में भी रिक्वायर्ड हो सकता है दोस्तों सीवियर केसेस में, अगर उसको रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो गया है ना, किसके कारण, न्यूरोटॉक्सिक वेनम के कारण, तो दोस्तों मैकेनिकल वेंटिलेशन का प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों कुछ ये महत्वपूर्ण हमारे पास ट्रीटमेंट है दोस्तों जो मैंने आपको बताया, इन्हीं ट्रीटमेंट का दोस्तों उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट पर ज़रूर बताएं, और दोस्तों चैनल पे अगर नए हैं आप तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।